नाज़रीन, सियासी सफबंदियों में असर नौ तरतीब की कोशिशों में तेजी देखने में आ रही है। जहां सियासी जमातों के बाहमी राब्तों में तेजी आई है, वहीं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी राब्तों पर पेशरफ्त की खबरें हैं। नून लीग के महमूद अचकजई के साथ राब्ते हुए तो मौलाना फजलुर रहमान ने इस वक्त हुकूमत और पीटीआई दोनों को इंगेज कर रखा है और पीटीआई को उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की बजाय पीटीआई से इत्तेहाद को तरजीह देंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ का एक बार फिर इलाज के लिए लंदन जाना अब तकरीबन तय हो चुका है। पिछली बार नवाज शरीफ अपोजिशन में होते हुए अयाम असीरी में लंदन गए थे और 4 हफ्तों का क़याम 4 साल में जब बदला था, पाकिस्तान में एक तहरीक अदम एतमाद आई थी। अब देखना होगा कि नवाज शरीफ के जाने की वजह क्या सिर्फ इलाज है या पस पर्दा कुछ और हकायक भी हैं। अब बरतानवी अखबार डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी इमरान खान के चांसलरशिप के इलेक्शन लड़ने पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के खिलाफ इस मुहिम के पीछे हुकूमत का हाथ है। इन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे पास इस वक्त पैनल मौजूद है, हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया रिजवान रज़ी साहब। और रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ारूक शहबाज फराइज साहब, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। कराची से आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। सबसे पहले मैं आपसे रज़ी साहब जानना चाहूँगा, ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बात कर रहे हैं, इधर भी उधर भी। मौलाना खुद किस जानिब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पोजीशन मौलाना के सामने क्या हो रही है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त 2 दस्तरखानों के ऊपर उनको दावत देने की कोशिश हो रही है जी। कि बेसिकली इसका आगाज़ वहाँ से हुआ जब हुकूमती इत्तेहाद को इस खबर का पता चला कि मौलाना को ये जो शकील अहमद साहब का इस्तीफ़ा करवाया गया है ना केपी में से, ये और इस तरह की 2-3 मिनिस्ट्रियाँ इसलिए खाली करवाई जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीटीआई की सूबाई हुकूमत के अंदर अकोमोडेट किया जा सके और उनको पीटीआई की सियासी कुव्वत का हिस्सा बनाया जा सके। तो हुकूमत ने इसको काउंटर करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ने पहले जरदारी साहब उनके घर तशरीफ़ लेके गए और उन्हें जाके बंदूक का तोहफा पेश किया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे। तो अब दावत तो मौलाना को दोनों तरफ से है। मौलाना का मुतालबा है कि केपीके की जो गवर्नर, जो सुनने में बातें आ रही हैं ना, रिपोर्टेड नहीं है लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि मौलाना केपी की गवर्नरशिप चाहते हैं, ठीक है, वरना 3 सूबाई वजारतें और कुछ ओहदे तो उनके लिए उधर से भी दस्तयाब हैं। तो मौलाना शॉपिंग करेंगे अपनी मर्जी की। दस्तरखान दोनों तैयार हैं, लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि मेरा दस्तरखान आप दोनों से ज्यादा वसी है, तो आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। फर्क जैसे एक नौजवान ने कहा कि सर ये क्यों नहीं हो सकता कि मौलाना जो है सूबाई हुकूमत भी ज्वाइन कर लें और वफाकी हुकूमत भी ज्वाइन कर लें और दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। मैंने कहा, अब जिन्होंने पुल पे टोल टैक्स लगाना है ये उनका मामला है कि वो इस बात की इजाज़त दें या ना दें, लेकिन बहरहाल मौलाना को एक दफ़ा फिर वो सियासत के अंदर अपने आप को रेलेवेंट करने का मौका मिला है। इलेक्शन के बाद मौलाना समझते थे कि उनके साथ ज्यादती हो गई है या उनका मैंडेट छीन लिया गया है, अब वो दोबारा अपने आप को इन तस्वर करते हैं ये। लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये एक चीज़ मौलाना साहब के हवाले से तो है, लेकिन आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना के साथ और मौलाना का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और से बढ़ के जो एक बात हो रही है कि रास्ते भी खुल रहे हैं मुज़ाकरात के लिए भी। आज रऊफ हसन साहब का भी वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू था, तो उसके लिए कुछ बातचीत आप समझते हैं या फिर अपनी अपनी हुकूमतें बचाने का एक अमल है? कि पहली तो मौलाना की अगर हम बात करें कि जो मौलाना बहुत ठन कर जो है वो तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर, समझना ये चाहिए था कि उनका एहतजाज था। एहतजाज इसलिए था कि जाहिर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक किरदार अदा किया था पीडीएम के दौर में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। उनको लगा कि जब इलेक्शन हो गए और जो हिस्से बकरे करने की बारी आई तो हमें वो हिस्सा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल नहीं मिला। इस वजह से मौलाना नाराज थे और मौलाना की लड़ाई कोई असूलों की लड़ाई नहीं थी, ये बिल्कुल एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा थी कि जी उनको कितना मतलब है, उनको मिलना क्या उसके बदले में। अब जाहिर है कि उनके जाती ताल्लुकात जो है मरासिम शरीफ खानदान से बहुत गहरे हैं और शरीफ और जरदारी खानदान से भी हैं, और क्योंकि जीरक सियासतदान है माशाल्लाह और बहुत ही अक्लमंद है, तो ये देखेंगे कि कहाँ पर इनको ज्यादा फायदा होगा। और जाहिर है कि ज्यादा फायदा
अगर आप न्यू टर्म में देखें तो उनको हुकूमत के साथ जाने में होगा। और इसके ऊपर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए था कि जो उनका माजी के अंदर आपने देखा कि मौलाना का जो किरदार रहा कि एकदम वो डोल जाते हैं, उनको कभी कश्मीर कमेटी चाहिए होती है जो उनको हमेशा मिला करती थी। तो इस मरतबा भी कोई चीजें ऐसी हैं कि वो मुतालबात जो है वहां से पूरे हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि पीटीआई की जो सियासत है और पीटीआई के अंदर ज़ाहिर है कि फैसला करने की कुव्वत नहीं है बर वक्त, ये जो इस वक्त हुकूमत में आपको नजर आ रही है कि उनके जो रहनुमा है बड़े वो ज्यादातर जेल में है, और उसके अलावा जो बाहर क़यादत है उनको बार बार जेल जाके पूछना पड़ता है कि जनाब हम क्या करें, किस तरफ जाएं, तो ज़ाहिर है कि उसमें देर हो रही होती है। तो वो एडवांटेज गवर्नमेंट को है। लेकिन इसका यहाँ से सवाल जो पैदा होता है मुदर्रिस साहब बड़ा, कि मौलाना जाकर अगर हुकूमत के हाथ मजीद मजबूत कर भी देते हैं तो क्या पाकिस्तानी सियासत के तजादात खत्म हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानी सियासत में ठहराव आ जाएगा? यहाँ पे जो गैर यकीनी हाल छाई हुई है वो दूर हो जाएगी? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। और उसकी वजह से हमें जो आगे चल के नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का जो टेढ़ापन है उसका बरह रास्त असर हमारी मईशत पे पड़ रहा है, उसका असर जो है वॉर ऑन टेरर के ऊपर पड़ रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी पे पड़ रहा है, हर जगह के ऊपर। तो एक असल जो चैलेंज है वो ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी, इस्तेकाम लेकर आना है। और इस्तेकाम जो है मौलाना उसका एक छोटा पार्ट है, उसके लिए असल पार्ट जो है तो पीटीआई के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट क्या सलूक करती है, क्या आने वाले दिनों में अगर आप देखें मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में क्या कोई समझौता होता है, और अगर नहीं होता तो वो कितने अरसे तक नहीं होगा, उसका क्या फिर जो है फॉल आउट होगा, ये ज्यादा बड़े सवालात हैं। सही। क्योंकि मौलाना को मतलब है कि मेरे ख्याल में तो ऑब्वियस ही था कि उनको इवेंचुअली वहीं जाना था जहां वो जाने का हमें लग रहा है इस वक्त। जी लेकिन ये फरूख शहबाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान अब अपना वज़न है वो हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत जहाँ पे बाकी भी जमातें हैं वहाँ अगर अपना वज़न डालते हैं तो जो आप बात कर रहे थे कि दोनों जानिब, तो दूसरी जानिब से तो वो हट जाएंगे। फैसला तो उन्हें एक ही जानिब करना है कि जाना कहाँ है। ये दोनों तरफ खेला जाएगा, दोनों तरफ शामिल हुआ जाएगा, ऐसा मुमकिनात में है। देखिए मुदस्सिर, इसमें एक बात हमें समझनी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान शायद इस वक्त जो अपोजिशन जो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी दीगर पार्टियाँ, इसमें कोई शायद स्ट्रीट पावर वाली जो बात है या जाके कहीं पे बैठ के कोई मुतालबात मनवाए जा सकें, तो शायद तहरीक इंसाफ तो अपने जलसे जो है बार बार मुलतवी करवाती रही है या करती रही है। किसी के पास शायद इतना दमखम नहीं है कि वो बाहर निकले, बात करे और बैठे। तहरीक इंसाफ के पास तो एक ये था कि मौलाना किसी तरह उनके साथ आएँ, और जो मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलता था वो ये चाहते हैं कि मौलाना किसी तरह इस तरफ आ जाएँ। लेकिन मौलाना जो हैं वो धीमे सुरों में एहतजाज भी करते हैं, जब उन्हें ज़रा ठोक बजा के करना हो एहतजाज या कुछ डिमांड करनी हो वो करते हैं। जो पिछली चंद मुलाकातें हैं वो लाहौर भी आए थे, 3-4 दिन यहाँ पर रहे हैं, कुछ मुलाकातें की उन्होंने, फिर वज़ीर-ए-आज़म उनके घर गए, जरदारी साहब वाली मुलाकात। तो इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए हैं जो कि उनके प्रेस रिलीज़ में तो वो नहीं मानते। वो कहते हैं जी ये बेबुनियाद खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरी 2 दिन पहले कुंडी साहब से मुलाकात हुई थी ये गवर्नरशिप को हटाए जाने के हवाले से, और ये डिमांड हुई है और इस डिमांड के ऊपर तरदीद की गई JUI की तरफ से, और उन्होंने तरदीद करते हुए ये कहा कि ये गवर्नर KP ही ये खबरें उड़ा रहे हैं। तो जब मैंने कुंडी साहब से ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गवर्नरी को ख़राब करवाने के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा, ये मैं खबर मैं करवा रहा हूँ। तो आपने समझना थोड़ा सा ये है कि मेरा ये ख्याल है कि मौलाना को समझ आ गई है कि इस तरफ थोड़ा सा वो करके थोड़ा सा आगे निकले हैं, तहरीक इंसाफ का दिखा के हुकूमत में अब मेरे ख्याल में बारगेनिंग की अच्छी पोजीशन में है वो। और हुकूमत उनके जो मुतालबात है उसको अब बड़े ही बगौर उसका जायज़ा लेगी, जो कि शायद पहले ना ले पाते। हुकूमत की इस वक्त अगर जो तरामीम और जो मामलात हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में सिचुएशन है, इक्वेशन ऐसी बन रही कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान को राम करना है, उनको साथ लेना है। अगर रजी साहब ये सारा कुछ 73 के आइन के तनाजुर में अच्छा 73 के आइन के तनाजुर में ही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा रजी साहब कि ये बड़ा क्लियर है कि मौलाना फजलुर रहमान की प्लेयर हैं, हर हाल में वफाकी हुकूमत उनको करेगी, लेकिन दूसरी जानिब मज़ाकरात इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पीटीआई के साथ भी बात हो रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब वाला कुछ ने डिनाई कर दिया वफाकी हुकूमत में, कुछ कह रहे हैं बातचीत हो रही है, कुछ उसके मुखालिफत भी कर रहे हैं कि मज़ाकरात नहीं होनी चाहिए। एक तरफ मिलिट्री ट्रायल की बात वज़ीर कानून ने कहा कि हो सकता है हमारा उससे वास्ता भी नहीं, दूसरी जानिब ये मज़ाकरात का मामला
तो ये मुज़ाकरात वाकई पीटीआई के साथ करनी और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आप देखिए, मुझे यही सवाल जो है इस मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर आप जो मेरे साहबजादे ने भी पूछा जी हाँ, कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के, मैंने कहा पीटीआई के कहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी अचकज़ई साहब क्या कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा अचकज़ई साहब को तो किसी भी वक्त डिसोन किया जा सकता है ना। मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमती इत्तेहाद को अचकज़ई साहब का तोहफा भी मिलने वाला है। देखिए, अचकज़ई साहब कुछ तय करेंगे तो खान साहब ने तो आज तक अपने किसी पार्टी रुकन के मुज़ाकरात को तस्लीम नहीं किया। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के मसले के ऊपर इनका नामजद किया गया डेलीगेशन, जब ये ज़मान पार्क में मुकीम थे, कामयाब हो गया था ना? उनकी बगैर तो नहीं दिया होगा ना? नहीं, हुकूमत मैंडेट लेके गया था ना। हाँ जी, और हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे। हुकूमती इत्तेहाद ने कमेटी बना दी थी, हुकूमत गिवन कर गई थी कि आप इलेक्शन अनाउंस करवा लें। और वो जब वापस गया था तो उन्होंने अपने दिए गए मैंडेट को भी विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने कहा था हमने नहीं इन मुज़ाकरात के नताइज को तस्लीम करना। तो मैंने कहा कि यही कुछ होने लगा है, अपना अचकज़ई साहब के साथ हो जाना है। और अचकज़ई साहब के पास तो फिर ऑप्शन होगा ना कि वो मुंह दिखाने के लिए क्या करें, वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन सर अब देखें, एक चीज भी तो है ना कि अगर बानी पीटीआई जेल में है, कोई रास्ता भी तो निकालना है कि वो उनके लिए रास्ते खुले। सियासत मुमकिनात का खेल तो है, लेकिन मुज़ाकरात, बातचीत, आखिरकार तो कहीं ना कहीं निकलना है। देखिए, पीटीआई अब सोच तो रही होगी कि यही रास्ता हो सकता है। उन्होंने पोजीशन ये ले ली है ना। आज भी देखिए ना, फौज से मुज़ाकरात आइन की हदूद के अंदर होंगे। अच्छा, फौज इस तरह के किसी भी मुज़ाकरात की लायबिलिटी लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही। और उनके तर्जुमान ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बड़ी तसरीह के साथ बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं तो आप सिविलियन सेटअप से कीजिए। आप सिविलियन सेटअप के जरिए अपने मुतालबात फौज तक पहुंचा दीजिए। गुंजाइश है, वजीर दिफा गुंजाइश है कि फौज के साथ मुज़ाकरात हो। वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन उनका हुकूमत के साथ इसरार जारी है ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, उनका इसरार है ना। तो आप उनके साथ मुज़ाकरात रास्ता जो भी इस वक्त सामने पॉलिटिकल फेस है उसके जरिए कर लीजिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने आप को बहुत कम ऑप्शंस तक महदूद कर लिया पीटीआई ने, मैं ये समझता हूँ उसके बाद ब्रेक थ्रू होना थोड़ा सा मुश्किल है। उन्हें अपनी पोजीशन में थोड़ी सी इस हवाले से तब्दीली पैदा करनी चाहिए। आजकल लचक नजर आ रही है, आजकल लचक जो है वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात। अभी रऊफ हसन साहब को हम देख भी रहे थे, वो कह रहे थे कि रास्ते हमारे खुले हैं, बातचीत हो सकती है। तो आमिर जावेद साहब, ये बातचीत के, मुज़ाकरात के अब रास्ते खोलने की जो बात हो रही है पीटीआई की जानिब से, इसका एक तरफ से तो है, फिर जलसा फौरी तौर पर मुलतवी होना इस्लामाबाद का, बातचीत होना, तो कोई रास्ते खुल रहे हैं वाकई? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन एक बात जो मुज़ाकरात का बहुत लोग इसरार कर रहे हैं, एक हमें समझना चाहिए कि ये मुज़ाकरात सियासी पहलवानों के दरमियान नहीं होने, ये क्योंकि जहां पे डोर उलझी भी है पीटीआई की, वो है एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ दायरे के दरपर्दा होते हैं, बस सामने सबके नहीं, वो बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन जहां पे डोर उलझी है वहीं पे सुलझाई जाएगी। और ये अगर पीटीआई ख्वाहिश करती है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो कोई गलत ख्वाहिश नहीं है। गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें पता है कि मामला कहाँ पे अटका हुआ है। मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटका हुआ है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मसला नहीं है पीटीआई के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है हुकूमत, वो एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त बता रही है कि जी उसका कोई मूड नहीं है बात करने का, और ना वो मतलब है 9 मई को ना भूलने के लिए तैयार है, ना वो माफ करने के लिए तैयार है। तो आपको अपेरेंटली लगता है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन साथ साथ वो इंडिकेशन भी आ रहे हैं कि इमरान खान से अगर 7 बजे उनके लोग मिलने चले जाते हैं सुबह, तो कितना जा सकते हैं, ये भी एक फिर सवाल है। तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे चैनल्स खुले हुए हों, और वो जहां पर भी फिर मतलब है, जब वहां पर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई वहां पे समझ में आ जाती है पीटीआई को कि जी अब हमें मिलने की उम्मीद है, या हमें कहीं ना कहीं पे एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, तो कल को जाके जो है वो नून लीग से दिखाने के लिए हुकूमत से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस स्टेलमेट का बेनिफिशियरी कौन है पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? जो उसका बेनिफिशियरी सबको पता है कि नून लीग है। अगर पीटीआई दोबारा इन होती है तो नून लीग को नुकसान हो, और अगर पीटीआई को खुल के खेलने की इजाजत होती है कि अपने जलसे जुलूस कर सके, वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सके, और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं, तो नुकसान तो फिर नून लीग को है। तो नून लीग के हक में नहीं जाता कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान हम आहंगी हो। जिस तरह से नून लीग ने पर्दा इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने बातचीत की थी
बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने लिए राह निकाली थी, तो उसकी वजह से जो है उड़कर जो है नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर चले गए, उसकी वजह से बहुत सारे और चीजें हो गई। तो पीटीआई भी करी, लेकिन जाहिर है कि पीटीआई और उनकी रंजिश, क्योंकि कुर्बतें बहुत थी और जब करीब के लोगों में रंजिश होती है तो ज्यादा इंटेंस होती है। तो अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है कि वो चीज जो है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट का मूड है, उसकी क़यादत का मूड है कि वो भी इनको स्पेस देगी। लेकिन जाहिर है कि इसकी वजह से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत में इतनी ज्यादा पेचीदगी आ गई है, उसका असर मईशत पे भी पड़ रहा है, उसका असर हर जगह पे पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप मामले को सुलझाएंगे नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि इस तरह की कहते हैं अदम इस्तेकाम में पाकिस्तान तरक्की करेगा या पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी या पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी, वो नहीं होगी। और उसकी वजह से हुकूमत हो सकता है कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मजीद कमजोर होगा। और बास लोग गॉड फॉरबिड, जो मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इम्प्लोजन की तरफ हम जाएं, और क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े, दहशतगर्दी का चैलेंज है, मईशत का बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ आपके यहाँ से सरमायादार भाग रहा है, मकामी सरमायादार भाग रहा है आपके यहाँ से। 3,968 कंपनीज जो है वो दुबई 6 माह में चली गई हैं। अभी सर छपा है कि लोएस्ट के ऊपर ये हुकूमत के लिए बहरहाल बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये बार बार नाज़रीन ये बात की जाती है कि ये मुज़ाकरात और एक जमात को बाहर से ये चीज़ें क्या हल होंगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या हल यही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करने जा रहे हैं, दो बड़े अहम मामलात हैं। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यानी कि यूके, और दूसरा मियां नवाज शरीफ का जाना यूके। फ़ारूक साहब, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं। मियां साहब जा रहे हैं इलाज के लिए, वो लंबा मामला तो नहीं यहाँ, मतलब कोई नाराज़गी के साथ जा रहे हैं या वाकई इलाज के लिए फिर वापसी के? क्योंकि अमली सियासत में मियां साहब को लग रहा था कि शायद मई में एक्टिव हो जाएं, वो मई गुजरा, जून जुलाई अगस्त, अब सितंबर में उनका जाने की बात हो रही है। क्या वजह है? मियां साहब बिल्कुल रिटायरमेंट वाला अमल लग रहा है। जब ये भी इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे कुछ दोस्त रईस साहब के पास भी कुछ इस तरह की बात आई होगी, तो वो दोस्त बता रहे थे जो लंदन में होते हैं, वो ये बताते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो इन 4 सालों में बदल गए हैं और कुछ चीज़ों को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कुछ चीज़ों में बाकायदा मगन हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इनका दिल ज़्यादा देर यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तो बहुत से अफराद कह रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और इलेक्शन से पहले कहाँ नहीं लगेगा, लंदन में या पाकिस्तान में? यहाँ पर नहीं लगेगा। अच्छा, पाकिस्तान में दिल नहीं लगेगा। ओके, अच्छा, बाज़ जो उनके करीबी हल्के हैं उनका ये मानना है कि वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ खुद, उनकी ये सोच हो गई है। एक तो ये कि उनकी जो कुलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद, और ख़ास तौर पे ये कि जो उनके घर के बाहर मुजाहरे होते रहे, एहतजाज होते रहे, उसके बाद वो ये समझते हैं कि मैंने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, तो एक प्रोपेगेंडा करके मेरे ख़िलाफ़ ये पूरा एक बनाया गया, तो मुझे अब यानी ज़िंदगी अपनी इस तरह से ये कुछ अफराद का जो उनके आसपास हैं उनका ये मानना है। ज़ाहिर बात है किसी चीज़ से अखज़ किया गया ये मामला। अभी भी अगर आप देखें कि बात की गई कि जी वो पाकिस्तान में हर जगह जाके कन्वेंशन करेंगे, ये खबरें आती रही वक्त वक्त, लेकिन जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मैंने चेक करवाया, उससे ये पता चला कि अभी सिर्फ आखिरी इजलास के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। 2 मरतबा उनका आना हुआ, एक मरतबा पीछे और एक मरतबा ये। उससे पहले तकरीबन 42 डेज़ एक मरतबा, और दोबारा फिर वो मरी में उन्होंने अपना क़याम रखा। और वो भी बड़े करीबी अफराद से मुलाकात करते थे या फैमिली से, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हुई एज सच। तो ये आसार, ये मामलात, और मेरे ख्याल में हम तो ये पहले से ही ये था कि अभी नहीं तो अभी 1 महीने बाद खामोशी से रिटायरमेंट वाला रज़ी साहब ये मामला हो गया। लेकिन ये एक उनके यूके जाने की है। दूसरा यूके की एक और ख़बर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बानी पीटीआई चांसलर का इंतखाब उनका हो रहा है। तो सर, पाकिस्तानियों के लिए तो एजाज़ नहीं कि एक उनका साबिक वज़ीर आज़म हो रहा है, इस पर क्यों इतनी सियासत का मामला हो रहा है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लेगेसीज या फैमिलीज एग्जिस्ट करती, और अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो लेगेसी का क्रिएटर है उसकी मौजूदगी में ना हो, तो लोगों को उस टाइमलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ात भी हो जाया करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा इसके बारे में वाज़े अल्फाज में बात नहीं करना चाह रहा। नवाज शरीफ साहब वो वाली ट्रांजिशन अपनी निगरानी में चाहते हैं कि वो हो जाए। अच्छा, वैसे आपस की बात है,
जब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जिला वतनी हुई थी तो उस वक्त ये तय था कि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो जानशीन होंगे और अगले सियासी, और उनको उस तरह ग्रूम भी किया गया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं मेरे जानशीन यही और अब बिल्कुल ही मंजर से अच्छा नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके बाद फिर जब ये रहे हैं ना सऊदी अरब में मुकीम, उस वक्त इनके थॉट प्रोसेस के अंदर कोई तब्दीली आई है या कोई लेके आया है? उस वक्त उन्होंने अपनी साहबजादी को आगे करना शुरू किया है और फिर अपनी हर सरगर्मी में अगर उनको साथ रखा सियासी सरगर्मी के अंदर, और जब वो वजीर आज़म बने 2013 के अंदर तो वो उनके साथ मुकीम रहीं। तो इस बात से इंडिकेट हो गया, और हमजा जो थे वो उस वक्त उनके करीब नहीं पट के, वो पंजाब में थे, तो इससे बात वाजे हो गई कि पॉलिटिकल लेगेसी अब किधर जाने वाली है। वो इसकी ट्रांसफ़र आगे करना चाहेंगे, कोई इससे इख्तिलाफ करे हम उसके ऊपर तनकीद करें कि ये क्या बात हुई, ठीक है ना, आप जो है ना वो खानदानी रखना चाह रहे हैं, ये सारी तनकीद अपनी जगह पे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी है और जिसके लिए वो उन्होंने ये सारे पापड़ बेले हैं, तो फिर जल्द या बदेर उनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो हर कदम के ऊपर गाइडेंस सीख करती हैं उनकी साहबजादी उनसे, और बहुत सारे हैंडलिंग, मामलात की हैंडलिंग, ब्यूरोक्रेसी की डीलिंग वगैरह वो उसी तरह मरियम नवाज शरीफ करती हुई नजर आती हैं जिस तरह उनके वालिद साहब किया करते थे। तो इसलिए सीएम भी और पीएम भी, हाँ बीइंग सीएम खास तौर पे जी, उस वक्त हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो हमारी वो लाशऊर के अंदर यादें हैं। तो जिस तरह वो किया करते थे उस तरह ही ये कर रही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और था क्विकली मैं उस पर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे अगर बानी पीटीआई का आ रहा है मामला तो ये एजाज नहीं है, तो आप खुश क्यों नहीं है इस बात? मैं तो खुश हूँ। किस तरह खुश है? मैं तो इस बात पे खुश नहीं हूँ कि वहां पे एक और बात के ऊपर गौर हो रहा है कि हम ये सियासतदान जो आते हैं और ये चांसलर बनते हैं, हम इनका पत्ता ही काट दें। उन्होंने अपने भी एक सियासतदान का और दो सियासतदानों का पट्टा काटा है और इधर इनका भी कहा कि जी ये भी सियासतदान है। हालांकि खान साहब सियासतदान कहाँ हैं? उनके फॉलोअर तो यही कहते हैं कि वो तो सियासतदान नहीं है, वो तो कुछ और है ना। तो मेरा मतलब है के जरिए वजीर आजम, लेकिन वो अब नहीं मानते, गोरे नहीं मानते, वो कहते हैं सियासतदान है। तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एकेडेमिया लाएंगे, हम यहाँ पे अपना साइंसदान लाएंगे, हम यहाँ पे उस्ताद लाएंगे चांसलर के तौर पे, ये सियासतदानों को हम परे करें। मेरा ख्याल है उससे आपकी नाराजगी यूके वालों से, मेरी नाराजगी बुनियादी तौर पे यूके वाले से। हमारा चांसलर तो आप खुश होते हैं, हमारा बंदा अगर बनने ही लगा था यार, तो आपने उसके ऊपर कानूनी कदगन लगा, कह रहे हैं कि खुश हो रहे हैं। आज आमिर ज़ैद साहब, ये इतना ज्यादा जो बात हो रही है, एक तो मियां नाशिद साहब की वहां जाने की मैं जरूर चाहूँ बात हो, फिर अगर ऑक्सफोर्ड में कुछ चांसलर बन रहे हैं तो ये एजाज वाली बात थी, इस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम नून के तो वहाँ के मकामी लोग भी चले गए उनके खिलाफ, और अब धड़ाधड़ वहाँ से कुछ आर्टिकल्स भी सामने आना शुरू हो गया अखबारात में। वजह क्या है? देखिए, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, अलामती हैसियत है कि ज़ाहिर है कि इमरान खान अगर बन भी जाएंगे तो आपको पता है कि उनकी जो मसरूफियात है तो वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के प्राइस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो उनका मेरे ख्याल में उनका मतमा नजर है वो सिर्फ इतना है कि वो टॉक ऑफ द टाउन बने, बैनुल-अक़वामी मीडिया में उनके बारे में बात हो। जो सिंपलिज्म है, फिर हुकूमत ने जो मैं समझता हूँ कि नीजक रिएक्शन दिया वो ये कि इन्होंने खुद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, तो उससे जो इमरान खान को एक मरकजियत हासिल है, बेशक उनके हक में आर्टिकल छपे या उनके खिलाफ छपे बैनुल-अक़वामी मीडिया में फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है कि उन पर बात हो रही है, और जब उन पर बात हो रही है तो मगरबी मीडिया में ये भी होता है कि जहां पर उनके ऊपर बताएंगे जी ये इल्जामात हैं, तो ये भी फिर बता रहे होंगे कि जी खुद इमरान खान के लोग क्या कहते हैं कि जी उनको जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनपे उनको जो है कहते हैं ना कि निशाना बनाया जा रहा है, तो वो चीज भी उजागर होगी। तो इस हद तक तो इमरान खान मेरे ख्याल में अपनी उस जो हदफ हासिल करना था वो कर चुके। और हमें पता जो देखिए इसका जो ऑक्सफोर्ड का जो इलेक्शन होता है बड़ा लो प्रोफाइल इलेक्शन होता है, और उसमें अमूमन क्या हमेशा जो है जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो कैंडिडेट होता है वहां की एस्टेब्लिशमेंट के जो करीब होता है वो हमेशा जीतता है। तो जाहिर है कि इमरान खान का बहुत ही एक रिमोट सा चांस अगर कोई बनता है, अगर फर्ज करें जीत जाते तब फिर फिक्र करनी चाहिए हुकूमत को कि क्या होगा, उनको अगर लड़ने दिया जाता है इसमें भी इनको फिक्र होनी चाहिए। तो हुकूमत मेरे ख्याल में इन्होंने क़ब्ल वक्त जो है, बाद लोग तो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने बहुत, उनके साथियों ने बहुत पहले से प्रोपेगेंडा कर दिया कि हुकूमत को मौका मिला है कि उनको वो करे, उनके खिलाफ बात कर सके, लेकिन हुकूमत ने जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल दिया है उसका भी फायदा इमरान खान को हुआ है,
क्योंकि देखिए डेली मेल की स्टोरी को बहुत ज्यादा कोट किया जा रहा है। डेली मेल कोई मुतबर वहां का पर्चा नहीं है जी। डेली मेल वहां का टेबलॉइड पर्चा है, और वही डेली मेल कभी इनके खिलाफ भी खबरें लगाता था। अभी जो कह रहे हैं कि जी डिसग्रेस प्राइम मिनिस्टर उनको लिखा है, तो डिसग्रेस प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ साहब को गार्डियन भी लिखता था, टाइम्स भी लिखता था, ये तो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। और जो इल्जामात को बता रहे हैं कि जी तालिबान खान और फलां ढिमका, वो तो आप याद होगा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगा और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लगाया, उसामा बिन लादेन की जो थी फंडिंग थी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए IJI के दौर के अंदर। तो इस तरह की चीजें जो है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो मतलब हमारे बहुत सारे सियासतदानों पे लगी और हजम करके पी गए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान ने हदफ हासिल करना था वो हासिल हो गया। इस पे इतनी मेरे ख्याल में हम बात भी ना करें, वो इतना बड़ा नॉन है, ठीक है लड़ लेते हैं। बात अच्छा हो गई आगे नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में चैलेंज बहुत है, क्योंकि जो इलेक्शन में उनके साथ हुआ है कि आप NA 130 में भी पातन की जो अगर आप रिपोर्ट मुदस्सिर साहब अगर मुलाहिजा कीजिए, उसकी रूह से तो हार गए और एक निश्चित वो वैसे हार गए, ठीक है ना। तो उसमें हुकूमत की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो इतना बड़ा जॉल्ट है उनके लिए, इतना बड़ा धचका है उनकी सियासी जिंदगी का कि वो तो चौथी मर्तबा पाकिस्तान को नवाजने के लिए आए थे। वो तो इसलिए आए थे कि वजीर आजम बनना था, एक तारीख रकम करनी थी। तो पता चला कि उनको बिल्कुल आटे दाल का भाव पता चल गया, और उनकी जो भी जिस तरह से भी हुकूमत बनी, उनको भी पता है कि जनाब मेरे कौन कौन से पहलवान हार चुके हैं, और हारने के बावजूद जो है क्या सूरत हाल हुई है। तो उनके लिए एक धचके की बात है। और उसमें फिर आप ये देखें कि मुसलसल उन्होंने वो बैक सीट पर है, और अगर वो ज्यादा फाल होते हैं तो वो फिर अपने भाई को अंडरमाइन कर रहे होंगे, ठीक है ना, और अपनी बेटी को कर रहे होंगे। तो उनके पास मतलब जो असल होना चाहिए कि ग्रेसफुली अगर वो रिटायर हो जाए। देखिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये कि हमारी ओल्ड बॉयज क्लब में हमारी सियासत फंस गई। हमारे यहाँ 20वीं सदी जो है उसने 21वीं सदी का गला दबोचा हुआ है। 21st सेंचुरी के सियासतदान कहाँ हैं? क्यों 80 की दहाई के सियासतदान आज भी चल रहे हैं? जब हम नौजवान होते थे, और मतलब है आप बहुत ही मेरे ख्याल में छोटे से होंगे, उस जमाने के सियासतदान जो है वो आज भी चल रहे हैं, और हम उनका मुतबादिल नहीं लेकर आ पा रहे हैं। हमारे वही माहिर मैशत। तो क्या वजह ये है कि पाकिस्तान को आप आगे बढ़ने का रास्ता दें, नए चेहरों को आगे बढ़ने का रास्ता दें। तो मसला ये है ना कि जवानों को पीरों को उस्ताद कर वाला मामला जो है वो परफॉर्मेंस नहीं रही है जो आप जवानी में किया करते थे। मतलब है कि अगर अंग्रेज ने एक लॉ बनाया है, कानून के भी रिटायरमेंट होनी है, तो कोई सोच समझ के ही बनाया है ना कि भाई आप नहीं चल सकते 65 साल के बाद, 68 साल के बाद आपका प्राइम खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट बेहतर होगी। बहुत सारे सियासतदानों को मेरे ख्याल है वो रिटायरमेंट को अगर कोई जेल में है 65 साल प्लस वो, या घर में है, तो सबकी रिटायरमेंट जो है वो मुमकिन हो सकती है। वो तो हैंडसम है ना, उनकी तो आप बात ना करें। मेरा मतलब आप उनको दूसरे सियासतदानों के बराबर समझते, यानी आप उनको दूसरे सियासतदानों के बराबर समझते, गुनाह कबीरा कर रहे हैं आप। नहीं वो भी आप गुनाह कबीरा कर रहे हैं। यानी आप देखें, अगर मैं देख कहता हूं, अगर नवाज शरीफ को या बेनजीर भुट्टो को डिसग्रेस लिख दिया तो वो तो कोई बात नहीं ना है। भाई वो महात्मा है जिनको डिसग्रेस लिखा है, ये गुनाह कबीरा है, ये दोज़ख में जाएंगे सीधे। आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा। आप मतलब के सौखे साहब में लिए जा रहे हैं नाम, जन्नत वाला मामला जो है भाई छोड़ देते हैं, फतवा लगने वाली बात है भाई। आप इस मौजूद से निकलें फौरी तौर पे। मैं इस मौजूद से भी और हमें भी निकालें। आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रिजवान नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर ज़िया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और फरूख शहबाज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी मरहूम की आज 30वीं बरसी मनाई गई। सैयद अली गिलानी ने अपने पूरी जिंदगी जदोजहद आज़ादी के लिए वक्फ किए रखी। वो काबिज भारतीय हुक्काम की तरफ से जुल्म सितम के बावजूद मसला कश्मीर पर अपने उस उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहे, और आखिर दम तक ये नारा लगाते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी का मौक़िफ़ था कि जम्मू कश्मीर पर भारत का तसल्लुत सरासर बिला जवाज़ और गैर कानूनी है, लिहाजा कश्मीरी आवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देने के लिए राय शुमारी कराई जानी चाहिए। उन्होंने भारतीय तसल्लुत से कश्मीर की आज़ादी के लिए अंत तक जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में वो मकबूजा कश्मीर और भारत की जेलों में तकरीबन 20 बरस तक कैद रहे।
उन्हें कैद के दौरान जिस्मानी और जहनी अजियतें दी गईं। सैयद अली गिलानी साल 2010 से मुसलसल घर में नजरबंद थे। गुज़श्ता एक दहाई से मुसलसल घर में नजरबंदी की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह से मुतासर हुई और वो 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में इंतकाल कर गए। वो आज भी कश्मीरी अवाम और अहले पाकिस्तान के दिलों में जिंदा हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को उनकी जद्दोजहद आज़ादी के एतराफ़ में मुल्क के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा था। सैयद अली शाह गिलानी की बरसी के मौके पर उनकी जद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके इंतहाई करीबी साथी, जो चौराहों में भारत से आज़ादी के नारे लगाने से लेकर जेल की सलाखों तक के पीछे तक सैयद अली गिलानी के साथ खड़े रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा फ़ारूक रहमानी साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक रहमानी साहब आपके वक्त का। आज सैयद अली गिलानी साहब की बरसी एक बड़ी तवील जद्दोजहद, तमाम तर जिंदगी कश्मीरियों के लिए उनकी रही और वो पहले दिन से लेके आज तक उनके जाने के बाद वही जज्बा, वही जद्दोजहद कश्मीरियों में है जैसे सैयद अली गिलानी के अंदर था। लेकिन मामला ये है कि आज तक वो जद्दोजहद कश्मीरियों के अंदर तो है, लेकिन कश्मीरियों के लिए जुल्म और सितम उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। तो ये जो हुर्रियत एक तरफ है, दूसरी तरफ जद्दोजहद है, इसको किस तरह से अब आप देखते हैं मौजूदा तनाजुर में? शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। मेरा ख्याल है कि सैयद अली गिलानी साहब जिन्होंने शहादत हक का आला मायार कायम किया, उनकी जिंदगी के कई गोशे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा अहम गोशा है कि उन्होंने सारी जिंदगी हुर्रियत कश्मीर के लिए वक्फ कर दी थी। जहाँ तक इस मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, इसमें यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें कश्मीरियों के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा होगी, लेकिन इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए कश्मीरी अवाम के अज़्म इस्तिक़लाल में कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। जिस तरह सईद साहब अज़्म इस्तिक़लाल का एक पहाड़ थे, वो अज़्म इस्तिक़ामत का एक शाहबाज थे, इसी तरह कश्मीरी अवाम जो हैं, जो इस जद्दोजहद में शामिल रहे हैं या शामिल हो गए हैं, वो सब इसी इस्तिकामत पर अमल पैरा हैं। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि कश्मीर और हिंदुस्तान के जेल खानों में हजारों कश्मीरी नौजवान इस वक्त भी पाबंदी सलासल हैं। लेकिन रहमानी साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, सैयद अली गिलानी एक बड़ी तवील जद्दोजहद है। बहुत से रहनुमा ऐसे जिनको उस वक्त भारत से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफर्स भी हुई, वो हुकूमतों का भी हिस्सा हुआ है, कठपुतली हुकूमतों के साथ चले गए। सैयद अली गिलानी को भी बहुत सी मामलात शुरू किए गए होंगे। क्या वजह थी कि वो मुतज़लज़ल नहीं हुए, उनका ईमान, वो इस पर कायम रहे? क्या वजूहात थी इसके पीछे, क्योंकि आपका तो बड़ा तवील साथ था उनके साथ? इसलिए कि उन्हें इस्लाम की शानदार रिवायात पर मुकम्मल एतमाद था। वो इत्तिबाए सुन्नत पर अमल पैरा थे, वो इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गामज़द थे, और उनकी जद्दोजहद का महवर जो था वो ज़रूर कश्मीर था, कश्मीर की आज़ादी, भारतीय चुंगल से निकलना। लेकिन इसकी तहरीक उन्हें इत्तिबाए सुन्नत ने दी थी। वो कुरान को अपना मुहाफिज समझते थे और सुन्नत की पैरवी के बगैर आज़ादी को एक ये नामुमकिन अमल समझते थे। इस तरह से उन्हें इस्लाम की इन शानदार रिवायात और इस पर एतक़ादात ने और इस्तिकामत अता की थी, और वो इस पर कायम हो गए, कायम रहे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ रहमानी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सैयद अली गिलानी के आखिरी अखबार में एक बहुत बड़ी जो बुरी खबर थी कश्मीरियों के लिए, शब खून उनके हुकूक पर मारा गया 35A की
जो ख़त्म किया गया और अब डेमोग्राफी तब्दील हो रही है कश्मीरियों की, ये जो एक मामला है कि डेमोग्राफी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है, इससे जो अक्सरियत है वो अक़लियत में अगर तब्दील होती तो अगले आने वाले दिनों में तो कश्मीर का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। उसको किस तनाजुर में देख रहे हैं कश्मीरी इस वक्त? कश्मीरी इससे बड़ी बेचैनी और करब में मुब्तला है, लेकिन वो समझते हैं कि इस वक्त एक जमाना ये था कि कश्मीर का कोई हामी नहीं था दुनिया में। मैं 1930s की बात कर रहा हूँ और 40s में भी, लेकिन इस वक्त उन्हें ये यकीन है कि खा हिंदुस्तान कुछ भी करे, डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए यकीनन वो ला रहा है, कवानीन बनाए जा रहे हैं, तहजीब व तमद्दुन को मिटाया जा रहा है, मुस्लिम सकाफत को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी ये समझते हैं कि इस वक्त पूरे यूरोप में लाखों कश्मीरियों और पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल एक डायस्पोरा है और वो मुतहरिक हैं, और फिर उन्हें ज़रूर ये यकीन है कि जो जबर है, जो जुल्म है कश्मीर में हिंदुस्तान की तरफ से, उसको ख़त्म करने के लिए रियासती कुव्वत की भी ज़रूरत है। रियासती कुव्वत मुतहरिक होनी चाहिए। पाकिस्तान और डायस्पोरा और कश्मीरी अवाम मिलकर इसका मुकाबला करने चाहिए और इसके लिए लाहे अमल तलाश किया जाना चाहिए। तो कश्मीरी पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हमेशा से था, जैसे सैयद अली गिलानी हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान की मोहब्बत में, तो अब ज़रूरत आप क्या समझते हैं किस अमर की है? क्योंकि इस वक्त बहुत हालात जो है वो दगरगूं होते जा रहे हैं कश्मीरियों के लिए जो अपनी हुर्रियत की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले में यकीनन ये पाकिस्तान के लिए के सामने भी एक अहम सवाल है, एक चैलेंज है, न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के सामने भी एक चैलेंज है, और मुसलमानों की तंजीम OIC के सामने भी एक चैलेंज है। OIC ने इस पर मुतअद्दिद करारदादें पास की हैं रायशुमारी के हक में। इस लिहाज से पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सूरत हाल का इदराक करे और उसके बाद एक ऐसा लाही अमल तलाश किया जाए जिसकी रूह से हिंदुस्तान को कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज लाने की से रोका जाए, और उसके लिए आलमी सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर, सियासी सतह पर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि वो अपने उन मंसूबों को रूब अमल लाने में नाकाम हो जाए। बहुत शुक्रिया फारूक रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैयद अली गिलानी साथी, और सैयद अली गिलानी की जो जद्दोजहद है वो कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाने के लिए हमेशा से रही और आज भी उसी जद्दोजहद का इस्तारा हमें कश्मीरी नज़र आ रहे हैं। हमारी दुआ है कश्मीरियों के लिए दिन और रात बहुत ज़्यादा आसान हो और जिस जद्दोजहद के लिए वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं वो कारआमद और कारगर साबित भी हो। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।